नमस्कार, मैं अवधेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सपनों का आशियाना। जी हाँ, सपनों का आशियाना में आज हम बात करेंगे फिर से रियल एस्टेट की रियल स्टोरी पर, हर उस पहलू पर जो कि एक परिवार का सपना होता है मकान खरीदने के लिए, और उस परिवार की कमाई से, उस परिवार की बचत से वो अपना एक मकान खरीदता है और मकान को बनाता है, सपनों के आशियाने के रूप में सजोता है, संवारता है, सुधारता है। लेकिन जब वो किसी मकान को खरीदने जाता है, किसी फ्लैट को खरीदने जाता है, किसी कॉलोनी में कोई जगह खरीदता है, तो उसे किस किस बातों का ध्यान रखना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन रेडी करने, क्या सरकार की तरफ से सब्सिडी की सुविधा मिलती है, क्या छूट मिलती है, क्या आपको रजिस्ट्री में छूट मिलती है, क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, और फाइनेंस की सुविधाएं किस प्रकार से होती हैं, बिल्डर्स को या कॉलोनाइजर्स किस प्रकार से बेवकूफ़ जो है आम जनता को बनाते हैं। इन सारे पहलुओं पर हम अपने रियल एस्टेट कंसल्टेंट से चर्चा करेंगे, बिल्डर से चर्चा करेंगे, और इसी पूरी कड़ी में हमारे साथ आज मौजूद है विशेष मेहमान के रूप में बीसी मिश्रा जी, जो कि रियल एस्टेट कंसल्टेंट है। और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। नमस्ते जी। सर, मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि एक्चुअल में रियल एस्टेट क्या है, चूँकि आप तो बहुत सारे रियल एस्टेट में काम कर चुके हैं, बहुत सारी बारीकियों को जानते हैं, और हमने देखा कि आपने 230 करोड़ रुपए का घोटाला जो है वो एक पकड़ा था जहाँ पर आप रहते हैं। तो हमें सबसे पहले यही जानना है कि सर, मान लीजिए कोई ग्राहक है, उसे अगर कोई ज़मीन लेनी है, तो उस ज़मीन के लिए वो किस प्रकार से छानबीन करेगा, किस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स रेडी करेगा, और कैसे उसे ये पता चलेगा कि ज़मीन सही है या नहीं है? जहां तक जमीन की बात रही, वो तो एक मसला एक और दो आदमियों के बीच में है। जहां जी रियल एस्टेट की बात है, यहाँ पर बिल्डर इन्वॉल्व होता है। जी। और जहां सर, बिल्डर पहले तो इन्वॉल्व हम वन होता बाय है वन वहां चलते हैं। पर मान लीजिए मैं ग्राहक हूँ और मुझे कोई ज़मीन खरीदनी है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो ज़मीन या फ्लैट जो है वो सही है या गलत है? क्योंकि कई बार तो लोग बेवकूफ़ बना देते हैं। बात यहाँ से शुरू होती है कि हमारा एक प्लान है कि हमें एक मकान बनाना है या मकान खरीदना है, तो हमारे लिए सबसे पहले हमें कि ज़मीन खरीदनी है, तो हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखें? उसे ये देखना पड़ेगा जिससे जमीन खरीद रहा है वो उसके नाम पर नामांतरित है कि नहीं है। उसका जी नामांतरण उसे चेक करना पड़ेगा, ऑनलाइन जाकर चेक करना पड़ेगा। या वो विभाग में भी ऐसे वो दफ्तर है, कार्यालय है, जहां से वो इसकी नकल निकलवा सकता है। तो इससे ये पुष्ट हो जाएगा कि ये जमीन जो बेचने वाला है ये यही आदमी है, सही आदमी है। सर, तो क्या कोई एक ऐसा बात तो कोई तय हो ऐप गई आता है सरकार की तरफ से कि मान लीजिए फला फला व्यक्ति ने किसी ज़मीन या प्लॉट का हमें वास्ता दिखाया या बताया कि ये ज़मीन या प्लॉट या फ्लैट बिक रहा है, तो इसको क्या मोबाइल के जरिए ऑनलाइन तरीके से भी चेक किया जा सकता है? क्योंकि कई लोगों को तो जानकारी हाँ होती नहीं है हाँ कि इस विभाग में जो है इस प्रकार से जांच कर सकते हैं। हाँ, मध्य प्रदेश के लैंड रिकॉर्ड्स के भी ऐप हैं इसके अंदर में, उत्तर प्रदेश के हर जगह के हैं। आप वहां उसमें जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा टाइम लगेगा सर्च करने में, बटन देखने में, समझने में, उसकी व्यवस्था देखने में, तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं। वो बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है। लेकिन उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि भी जो है आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट कार्यालय से ही प्राप्त कर सकते हैं। वहां पे भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि सर ऐसी कॉपी आपको सर, निकाल एक के दी एक मसला जाती है। आता है, कई बार ये देखा जाता है कि एक ही प्लॉट की रजिस्ट्री कई लोगों के नाम पे हो जाती है और एक ही प्लॉट कई जगह पे गिरवी रखा दिया जाता है। तो इस चीज़ को कैसे वेरीफाई करें? मान लीजिए मैं एक आपका ग्राहक हूँ, हम बात करते हैं ग्राहक की। मान लीजिए मुझे कोई ज़मीन पसंद आ गई और मैं उस ज़मीन को खरीदना चाह रहा हूँ, लेकिन वो कहाँ कहाँ पर बंधक रखी हुई है, कहाँ कहाँ पर वो गिरवी रखी हुई है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए साहब, ये ऐसे तो नहीं पता लग पाएगा। ये तो यहाँ पर तो ट्रस्ट काम करेगा, और अगर वो गलत कर रहा है तो फिर वो आईपीसी की धाराओं में वो जाएगा। लेकिन उसका एक ही तरीका है, नामांतरण। एक जहां इंडिविजुअल आदमी अपनी संपत्ति बेच रहा है, तो जो नामांतरण कर रहा है, जिसके नाम का नामांतरण है, वही व्यक्ति बेच रहा है या नहीं बेच रहा है, ये देखने की बात है। और अगर मान लीजिए उसके 4 भाई हैं और वो उसके भाइयों के नाम है और अकेला वो आपको बेच रहा है, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी आगे जाकर के। तो जितने भी नामांतरण के लोग बागे, जब सबकी सहमति होगी, वो सेल डीड के अंदर में सभी का नाम और सभी के दस्तखत आएंगे, ऐसा एग्रीमेंट होगा, तभी आप दस्तावेज वो जमीन खरीद सकते हैं। अन्यथा लेकिन एक भाई ने यहाँ बेच दी, दूसरे भाई ने वही जमीन किसी और को बेच दी, तीसरे ने किसी और को बेच दी, ये बहुत मुनासिब हो सकता है। इसलिए दस्तावेजों को देखने के उपरांत ही आदमी तय होगा कि जिससे आप ले रहे हैं वो व्यक्ति सही है या नहीं है। अब सर, बात करते हैं रियल एस्टेट की। ये तो हो गया व्यक्ति टू व्यक्ति, किसी ज़मीन को, किसी प्लॉट को, किसी फ्लैट को लेने की बात होगी। अब बात करते हैं हम रियल एस्टेट की। सर, रियल एस्टेट एक्चुअल में है क्या? क्योंकि हमने देखा है कॉलोनियल एक्ट अलग होता है, रियल एस्टेट अलग होता है, और कई सारे लोग कॉलोनी बना देते हैं, कई सारे लोग जो है फ्लैट बना देते हैं। तो ये क्या मसला है? कहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन होता है? कैसे इसमें लोग वेरीफाई करें? कैसे इनको फाइनेंस की सुविधाएं मिलती है? कैसे इनको सब्सिडी मिलती है? और सरकार की तरफ से क्या क्या टैक्स जो है ये लगाए जाते हैं रियल एस्टेट के ऊपर में? इसमें साहब ऐसा है कि कॉलोनाइजर जो बिल्डर होते हैं,
जी। उनको कोई जमीन एक्वायर करते हैं, फिर जो जमीन एक्वायर करने के बाद में वो नजूल विभाग, कलेक्ट्रेट के अधीनस्थ कार्यालय है ये सारे, इनके पास में वो देते हैं और उन जमीनों का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं कि इसमें कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, ऋण पे नहीं है, देन नहीं है, किसी और के नाम पे नहीं है, मेरे पास में गलत नहीं आई हुई है, कोई सरकारी इसमें खसरा या पट्टा नहीं फंसा हुआ है। इन सारी चीजों को जब वहां से एनओसी इनको मिल जाती है, या जितनों की एनओसी मिलती है उसमें एक आध फंस जाता है, जितनों की एनओसी मिलती है उसको लेकर के फिर ये जाते हैं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के पास। सर टाउन मान एंड लीजिए कंट्री कोई एनओसी प्लानिंग नहीं मिली है, उस कंडीशन पे बिल्डर्स क्या कर सकता है? एनओसी नहीं मिली है तो उसके लिए आगे का रास्ता नहीं है। और फिर फिर उसको भी अगर कोई बिल्डर वहां पर कॉलोनी डेवलप कर रहा है, उसकी उस कंडीशन में सरकार क्या करेगी, प्रशासन क्या वो करेगा? वो साहब अवैध की श्रेणी में जाएगा। जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के पास होकर के नहीं गुजरा है वो अवैध कॉलोनाइजर कहलाएगा, कॉलोनी कहलाएगी। उसका उसका वो लीगल नहीं है, वो इलीगल है। यानी नजूल के पास से क्लियरेंस के बाद में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग उसको पास करेगा। मतलब ये वो कहा जा पास सकता होने है के कि बाद में पहली जो सीढ़ी होती है किसी भी बिल्डर को अपनी ज़मीन पर कोई भी प्लॉट काटने के लिए या कोई कॉलोनी बनाने के लिए, सबसे पहले उसको जो है नजूल शाखा में जाना पड़ेगा, नगर निगम की में। और नगर निगम की जो हाँ नजूल शाखा है वो वहाँ से उसको एनओसी देगी कि भाई आपका किसी भी प्रकार का बकाया नहीं है, आपके ऊपर किसी प्रकार का ऋण नहीं है और किसी भी प्रकार का हाँ जी टैक्स की कोई वसूली नहीं है, हर तरफ से आप फ्री हो, ये आपको हाँ हम एनओसी दे रहे हैं। उसके बाद आप पहली प्रक्रिया जो होती है वो नजूल की करने के बाद ही आप वहाँ पे दूसरी प्लानिंग कर सकते हो। हाँ, आप उसके बाद में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जाते हैं। तो जी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग उस पर आपके अनुसार आपस में मिल करके एक प्लान डेवलप करता है। उसमें उसको ये देखना होता है कि ईडब्ल्यूएस और एलआईजी कितनी आप बनाएंगे, आपके कितनी यूनिट आप बनाने वाले हैं, उसके अनुपात में कितना गरीबी रेखा के नीचे और कितना इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए आप उसमें पोर्शन बनाएंगे। ये इन चीजों को वो तय करता है कि आप कितना बनाएंगे, इतना प्रतिशत के हिसाब से। जितना मान लीजिए 100 है तो 100 का 15% एलआईजी होगा, तो इतना 18% ये होगा। तो वो तय करता है कि आप कितना बना रहे हैं, उसमें कितनी जगह किसके लिए कहां पर रहेगी और कितना आप बनाएंगे। सर ये ये टाउन गरीबी एंड कंट्री रेखा प्लानिंग का का क्या मसला है सर? जमीन तो ठेकेदार ने, बिल्डर ने परचेज कर ली। अब जमीन जब बिल्डर ने परचेज कर ली तो जमीन तो बिल्डर की हो गई, तो ये गरीबी रेखा का क्या हाँ, मैटर आ गया और ईडब्ल्यूएस क्या मैटर आ गया? ये सब ऐसा है कि जी। ये सरकार की योजना है कि जो भी परमिशन देगी उसके अंदर में इस प्रकार के लोगों के लिए भी रिहायश क्रिएट करनी पड़ेगी। नहीं तो फिर टाउन एंड कंट्री ये उनके और बाइंडिंग्स हैं, ये सब जगह है, कोई यही नहीं है कि गरीबी रेखा के नीचे इतने प्रतिशत बनेंगे, या आपके जितने टोटल मकान के प्रतिशत निकाले जाते हैं कि इतने गरीबी रेखा के नीचे बनाने होंगे, इतने ही आपको एलआईजी बनानी होगी। गरीबी रेखा के नीचे जो बनते हैं या एलआईजी जो बनते हैं, ये कलेक्टर की अनुशंसा पर उसी को मकान दिया जाता है जिसके पास में मध्य प्रदेश में भूमि ना हो, जिसके पास में ये ना हो, गरीबी रेखा के नीचे है, उसके नाम पे कोई जमीन नहीं है। ऐसी क्राइटेरिया और शपथ पत्र के साथ में दस्तावेज दिए जाते हैं कलेक्ट्रेट में। तो कलेक्टर की अनुशंसा पर उन्हीं के नाम पर वो मकान चढ़ता है, उन्हीं को सर दिया चलिए जाता है। मान लीजिए ये निजूल से एनओसी मिल जाती है, उसके बाद ठेकेदार या जो कॉलोनाइजर होता है, जो बिल्डर होता है, वो क्या करता है? वो सब इसके बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जाएगा। अभी पब्लिक से डील नहीं कर सकता वो, जी। उसका पब्लिक से कोई लेना देना नहीं होगा अभी, जब तक कि वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जाकर के वहां से परमिशन लेता है। उधर से दो चीजें उसको मिलती हैं, एक तो नक्शा मिलता है और एक आदेश मिलता है। ये आदेश और नक्शे की प्रतिलिपि लेकर के वो नगर निगम के पास जाता है। फिर नगर निगम उसको परमिशन बनाने की परमिशन देने के लिए उसके यहाँ फॉर्मेलिटीज चलती हैं। जब वो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाती है तो वो उसको बनाने के लिए परमिशन देता है। मैं मिश्रा आज साहब से आपको आप बीच में मैं मिश्रा साहब आपको बीच में रोक रहा हूँ। आपने समझाया कि सबसे पहले बिल्डर एक ज़मीन परचेज करता है और ज़मीन परचेज करके वो सबसे पहले निजूल के पास जाता है, निजूल से उसको एनओसी हाँ, मिल गई, एनओसी मिलने के बाद वो जाता है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से उसको मिलेगा नक्शा। हाँ, नक्शा और आदेश नक्शा और आदेश किस चीज़ का दो रहेगा चीजें कि आप मिलती हैं। अपनी जो कॉलोनी है उसको डेवलप कर सकते हैं? हाँ, उसमें 20 बाइट नहीं डेवलप करते नहीं, जी। आपको इन शर्तों का ख्याल रखना पड़ेगा। और उसमें फिर लिखा रहेगा कि आप इसे नगर निगम के पास देंगे, नगर निगम से आप आगे विकास अनुज्ञा प्राप्त करेंगे, विकास जी। करने के लिए उसकी अनुज्ञा प्राप्त करेंगे। ये दो दस्तावेज लेकर वो जाता है नगर निगम।
जी। नगर निगम जब जाता है तो नगर निगम उस पर उसकी सारी फॉर्मेलिटीज करने के बाद में उसे परमिशन देती है कि लेकिन ये नगर निगम आप आने के लिए उसको सबसे पहले जो है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का वो आदेश रखना जरूरी है, जिसमें उसको नक्शा हाँ पास किया गया है और नगर निगम के लिए आदेशित किया गया कि भाई आप इन शर्तों के तहत अपना नगर निगम में जाकर रजिस्ट्रेशन कराएं और आगे की प्रक्रिया को हाँ चालू करें। बिल्कुल जी बिल्कुल। फिर नगर निगम उसको विकास अनुज्ञा जारी करता है। जी। अब उस इस विकास अनुज्ञा के अंदर में आगे भी कई शर्तें हैं कि जो भी बिल्डर अपना ब्रोशर प्लान या ब्रोशर निकालेगा वो उसकी पहली प्रतिलिपि वो नगर निगम में जमा करेगा। ये सर उस ब्रोशर की जो आप ब्रोशर बात के कर रहे अंदर में हैं, ये आप जो ब्रोशर की बात कर रहे हैं, क्या ये ब्रोशर ऑफिशियली वहां पर डॉक्यूमेंटेशन जमा करना जरूरी है या हाँ ये हाँ हवा हवाई ये रहता सब है? बिना 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 उसके आप सेल नहीं चालू कर सकते। जी। उसमें आपको आपका जो अनुज्ञा नंबर है वो भी उसमें दर्शित होना चाहिए। कहा जितने आपको परमिशन मिली उन सब के लेटर नंबर दर्शित होने चाहिए, ये एक्ट कहता है। जी। ऐसा ये लोग करते नहीं है। जी। धीरे धीरे लोग बाग समझदार हो रहे हैं लेकिन ये लोग ऐसा करते नहीं है, छुपा के रखते हैं। बिना कमिश्नर को कॉपी दिए अपने रिकॉर्ड में कॉपी लगाई ये पब्लिक को सेल नहीं कर सकते, लेकिन ये करते हैं। ये नहीं मानते, ये सबको ये सोचते हैं कि सब अंधे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। जी। उसने किया तमाम ने किया, हम भी ऐसा ही करेंगे, ये चलन चला हुआ है। और जब पकड़ में आते हैं तो फिर ये अपनी फिर पहुंच का ये कह फायदा सकते उठाने की हैं कोशिश कि करते कोई हैं। भी बिल्डर होगा उसको सबसे पहले जब वो ज़मीन लेता है, ज़मीन लेने के बाद उसको जो है एक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में जाके अपना नक्शा पास कराना पड़ेगा और उसके बाद एक परमिशन लेनी पड़ेगी, एक आदेश लेना पड़ेगा कि आप नगर निगम में जाइए और नगर निगम में हाँ जाकर आप जो है विधिवत तरीके से अपने काम का जो है विकास अनुज्ञा लीजिए और अनुज्ञा लेने के बाद अपना हाँ आप आगे का काम चालू कीजिए। हाँ विकास और जब अनुज्ञा वो लेंगे विकास उसके अनुज्ञा साथ के में लिए आवेदन देता है तो उस समय उसको जो वो हाँ प्लान बना रहा है, जो वो प्रोजेक्ट बना रहा है, उसका ब्रोशर जमा करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। हाँ जी। मान उसमें लीजिए सर कोई, टाउन मान एंड कंट्री लीजिए कोई प्लानिंग। बिल्डर, आप जैसा आपने कहा कि भाई ये लोग करते नहीं, मान लीजिए कोई बिल्डर विकास अनुज्ञा लेने के लिए जाता है और वहां पर वो अपना ब्रोशर जमा नहीं करता, तो उस समय नगर निगम कमिश्नर या जो जिला प्रशासन होता है वो क्या कुछ कार्रवाई बिल्डर के खिलाफ कर सकता है? वो अब उस पर एफआईआर दर्ज होती है, उस पर आईपीसी की धाराओं में वो होता है। एक्ट बड़ा साफ है, जी। लेकिन इस एक्ट की प्रैक्टिस नगर निगम नहीं करता है। जी। नगर निगम क्यों नहीं करता है? कमिश्नर को क्यों नहीं पता लगता है? कमिश्नर आ जाए, 2 साल रहे, चले गए, नीचे वालों को मालूम है कोई नहीं पूछने वाला है। आपसी तालमेल जो है वो भ्रष्टाचार के तहत चलता रहता है, जी। इसलिए सारी नियम और कानून गौड़ हो जाते हैं। इसीलिए ऐसा चल रहा है। और केंद्र सरकार कोशिश कर रही है कि इनको पकड़ने के लिए, इनको सही तरीके रास्ते पर चलाने के लिए रेरा तक का निर्माण किया। अब रेरा तक का निर्माण होने के बावजूद क्या उसमें कोई सर परिवर्तन आप हुआ रेरा है? की बात कर रहे हैं, मैं ये आपको जब बीच में रोकना चाहूँगा। रेरा अचानक से कहाँ से आ गया? क्योंकि अभी तो बात केवल नगर निगम तक है और नगर हाँ निगम हाँ के जी बाद ठीक है। में चलिए मैंने मान लिया एक ज़मीन, मान लीजिए 100 फुट का एक ज़मीन है या 1.5 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ के आसपास की एक ज़मीन है। उस ज़मीन में मुझे कोई प्लॉट बनाना है, मुझे कोई मकान बनाना है, मुझे कोई बिल्डिंग बनानी है, एक स्ट्रक्चर रेडी करना है, अपार्टमेंट बनाना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले मैंने ज़मीन खरीदी। ज़मीन खरीदने के बाद मैं जो है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग गया, मैंने वहाँ से प्लान करवाया, अपना रोड मैप लिया, रोड मैप नक्शा लिया, नक्शा लेने के साथ में मैंने एक आदेश लिया और उसमें कुछ शर्तें लिखी हुई थी। शर्तों से मैं सीधा नगर निगम गया। अब नगर निगम जाने के बाद मेरी दूसरी प्रक्रिया क्या होगी? क्या इसके बाद सीधी रेरा आ जाती है या नगर निगम में और भी कुछ फॉर्मेलिटीज नहीं है नहीं नहीं, जिनको पूरा रेरा करना तो पड़ेगा? साहब आप, रेरा तो दो व्यक्तियों के बीच के डिस्प्यूट के लिए आती है, वो तो एक अच्छा न्यायालय है एक प्रकार सर। का, जी। उसका कोई से लेना देना नहीं है। जी। ये तो नगर निगम से विकास अनुज्ञा मिलती है और जी। जब आप बना देते हैं तो नगर निगम उसकी इंस्पेक्शन करता है, तब आपको ओसी देता है और आपको सीसी देता है। ओसी यानी ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट, कि हाँ अब आपके लोग बाग ग्राहक जो है, क्रेता जो है, इन मकानों को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। और ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट कि अभी आपका कार्य कंप्लीट हुआ और ये अब हमारे नगर निगम में की जिम्मेदारी में आ गया। सीसी देने का मतलब यह है कि अब ये ऑफिशियली नगर निगम की जिम्मेदारी में आ गया और आपने कार्य पूरा जैसा तय हुआ था वैसा आपने कर सर दिया। मेरा एक सवाल आपसे ये है संपूर्णता का कि प्रमाण पत्र। बिजली, पानी, सड़क, हम्म। इनकी व्यवस्थाओं के लिए क्या बिल्डर को, क्या ठेकेदार को नगर निगम से ही सारी कुछ परमिशन लेनी पड़ती है? अन्य विभागों से भी इसको जो है अलग अलग जाना पड़ता है? बिजली विभाग में अलग जाना पड़ता है, पानी के लिए अलग जाना पड़ता है, नहीं सड़क साहब, के लिए नगर बिजली? निगम ने सब दिया हुआ है परमिशन। जी। आप ये चीजें करवाएंगे, ये इनकी जिम्मेदारी में आता है।
ये इनकी जिम्मेदारी में आता है। जब ये सारी चीजें करते हैं, सड़क निर्माण, सीवर पानी का आना जाना, वाटर हार्वेस्टिंग, जी बिजली खंबे, ये सारी चीजें जो ये पूरी कर देते हैं, जी उसके बाद में वो जांच करते हैं। जांच करने के बाद में इनको पूर्णता का प्रमाण पत्र देते हैं। ये अप्लाई करते हैं, साहब हमारा काम पूरा हो गया निर्धारित समय में, या हमें और समय चाहिए, तो 1 आध साल का समय वो और बढ़ाते हैं। जी। उसके बाद में वो इसकी इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन करके जब सही पाते हैं, तब वो अनुशंसा करते हैं, साहब इन्हें कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाए, कि मतलब इन्होंने कार्य पूरा कर दिया, बहुत बहुत संतोषजनक धन्यवाद कार्य पूरा वीसी हो मिश्रा गया जी, बिल्डर तमाम का। जानकारी साझा करने के लिए। इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाते रहेंगे, आपसे लगातार आपसे जानकारी जानते रहेंगे और आपसे हर बार पूछते रहेंगे कि आखिर रियल इस्टेट क्या है, बिल्डरशिप क्या है, कॉलोनी क्या है, इसके एक्ट क्या है, कानून क्या है, नियम क्या है, क्या कागज़ लगते हैं कि किसी एक व्यक्ति को अगर मकान बनाना है या खरीदना है तो किन किन शर्तों के तहत नगर निगम में जा सकता है, बिल्डरशिप कैसे कर सकता है, रियल इस्टेट में काम कैसे कर सकता है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए स्वदेश 24/7। नमस्कार।